और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अदृश्य जंग के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम आम भाषा में अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स कहते हैं। हाँ, तो चलिए इस साइंस को अनपैक करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पर आते हैं, अम्ला या एसिड्स की दुनिया। जब हम एसिड सुनते हैं तो दिमाग में खतरनाक जलती हुई चीज आती है। स्रोत बताते हैं कि अम्ला स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। पर यह आक्रामकता आती कहां से है? अब इस आक्रामकता का एक बहुत ही छोटा सा कारण है, और वो है हाइड्रोजन आयन। अच्छा। हाँ, जब भी कोई अम्ला पानी के संपर्क में आता है तो वो अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H+ आयन कहते हैं, वो मुक्त करता है। और ये H+ आयन दरअसल एक ऐसा प्रोटॉन है जिसने अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन खो दिया है। मतलब वो अनस्टेबल हो गया? बेहद अनस्टेबल। और इसी वजह से वो बहुत आक्रामक होता है। वो पागलों की तरह किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। और यही वो केमिकल मैकेनिज्म है जिसके कारण एसिड्स चीजों को गला देते हैं। तो जब एसिड किसी धातु पर, किसी मेटल पर गिरता है और उसे नष्ट करने लगता है, तो दरअसल वो H+ आयन्स उस मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन छीन रहे होते हैं। एकदम प्रतीकात्मक रूप से यही हो रहा होता है। और जब वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में वहां से निकल जाते हैं। हाँ, स्रोत में भी लिखा है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है मुझे। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब अगर ये एसिड्स इतने उग्र हैं, इनके आयन्स इतने खतरनाक हैं कि लोहे को खा जाएं, तो फिर हम लोग नींबू, टमाटर या सेब कैसे खा लेते हैं? हमारे पेट में तो आमतौर पर छेद नहीं होता, जबकि इनमें भी एसिड होता है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और यहीं पर साइंस हमें एसिड्स के दो अलग अलग चेहरों से मिलाती है। एक होते हैं मजबूत अम्ल और दूसरे कमजोर अम्ल। ओके। जो खतरनाक एसिड्स मेटल्स को गलाते हैं वो आमतौर पर मिनरल एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, जो लैब में मिलते हैं। हाँ, जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपने सारे H+ आयन्स को एक ही झटके में छोड़ देते हैं। ओह, मतलब एक तरह से पूरी की पूरी सेना एक साथ मैदान में उतार दी जाती है। सही पकड़ा, हैवी बम्बार्डमेंट होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो एसिड्स हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। जैसे सेब में मैलिक एसिड। राइट। सेब में मैलिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड। इनकी खासियत ये होती है कि जब ये पानी या हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इनका आंशिक विघटन होता है। आंशिक मतलब पार्शियल? हाँ, पार्शियल, यानी ये पूरी तरह नहीं टूटते। ये अपने H+ आयन्स को बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। समझ गया। सेना तो वही है, पर एक साथ हमला नहीं कर रही, बस इक्का दुक्का सैनिक बाहर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए ये हमारे लिए सुरक्षित होते हैं और हमें सिर्फ एक खट्टा स्वाद देते हैं। वैसे स्रोत सामग्री में एक और बड़ा रोचक तथ्य है नेचुरल एसिड्स के बारे में। हाँ, वो चींटी और मधुमक्खी के डंक वाला। हाँ, जब वो काटती हैं तो वो जो तेज जलन होती है ना, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है, जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मतलब वो अपनी सुरक्षा के लिए सीधा हमारे शरीर में एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। बिल्कुल, एक डिफेंस मैकेनिज्म है उनका। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स का। यानी कुछ एसिड्स में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चिपकी होती है, जैसे बैटरी वाला सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ बिना ऑक्सीजन के काम चलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही कहा। ऑक्सीजन का होना या ना होना उनके केमिकल बिहेवियर को काफी चेंज कर देता है। पर अम्ल की इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। काउंटर अटैक? हाँ, अगर प्रकृति में H+ आयन्स की ये उग्र फौज सब कुछ तोड़ती रहे तो दुनिया में बैलेंस कैसे बनेगा? और यही हमारे स्टेप 2 की एंट्री होती है, क्षारक यानी बेसिस। अगर एसिड्स खट्टे हैं और H+ आयन्स छोड़ते हैं तो ये बेसिस क्या करते हैं? अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षारक वो पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन मुक्त करते हैं। ओके, H+ के बिल्कुल ऑपोजिट? हाँ, जहाँ एसिड्स खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और अगर इन्हें छूकर देखें तो ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं। दरअसल साबुन खुद एक क्षारक ही है। वाह। वैसे क्षारक की दुनिया में मुझे एक स्रोत में एक ऐसी लाइन दिखी जो किसी पहेली जैसी लगती है। कौन सी लाइन? ये वाली कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षारक नहीं होते। मतलब ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये क्या चक्कर है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पहली बार में। इसे ऐसे समझते हैं,
क्षारक एक पूरा बड़ा परिवार है जिसके पास OH- आयन्स है। ठीक है। पर इनमें से बहुत से क्षारक ना पानी में घुलना पसंद नहीं करते, वो थोड़ी जिद्दी होते हैं, जैसे फेरस ऑक्साइड हो गया। ये बस क्षारक ही कहलाते हैं। तो क्षार कौन होते हैं फिर? कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी देखते ही खुशी खुशी उसमें पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में घुलने की ये क्षमता ही उन्हें एक VIP स्टेटस दिला देती है। अच्छा, और तब उन्हें क्षार या एल्काली कहते हैं? एग्जैक्टली। सॉल्युबल बेसिस आर एल्कलीज। मतलब पानी में घुलना उनका VIP पास है। बहुत बढ़िया। और इनकी यूजेस भी बड़े कमाल के हैं। जैसे पेट में एसिडिटी होने पर हम एंटासिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और उसके पीछे का रिएक्शन बहुत खूबसूरत है। जब एंटासिड पेट में जाता है तो वो अपने OH- आयन्स छोड़ता है, और पेट में पहले से जो एसिड्स के आक्रामक H+ आयन्स थे, ये उन्हें ढूंढकर उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जुड़ गया। हाँ, और जब H+ और OH- मिलते हैं तो वो एक दूसरे की आक्रामकता को 0 कर देते हैं और पानी यानी H2O बना लेते हैं। मतलब जो चीज अभी तक जलन पैदा कर रही थी, वो लिटरल सेंस में पानी बन गई। बिल्कुल, न्यूट्रलाइज हो गई। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल भी दिया है स्रोतों में, जिसे भुजा हुआ चूना कहते हैं। हाँ, घर में चूना पोतने से लेकर चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने तक इसका यूज होता है। एक टेस्ट भी है ना इसका CO2 के साथ। राइट। अगर आप चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करे तो पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि CO2 एक अधातु ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, और वो नेचर में एसिडिक होती है। तो वहां भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया। हाँ, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में नहीं घुलता। उसी से वो सफेद दूधिया रंग आता है। ये तो हो गया स्टेप 2। लेकिन स्टेप 3 एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और वो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारे पास एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ क्षारक, पर ये दोनों ही देखने में पानी जैसे क्लियर लिक्विड्स हो सकते हैं। हम हर चीज को चख कर या हाथ लगाकर तो चेक नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो जानलेवा हो सकता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन क्या है? यहीं पर साइंस के जासूस आते हैं, जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ये वो पदार्थ हैं जो अपना रंग या रूप बदलकर बताते हैं कि सामने वाली चीज अम्लीय है या क्षारीय। जिसमें सबसे कॉमन है लिटमस। स्रोत बताते हैं कि लिटमस लाइचिन नाम के पौधे से मिलता है। हाँ, थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा होता है ये। नॉर्मल स्टेट में इसका रंग बैंगनी होता है, पर एसिड आते ही लाल और बेस आते ही नीला हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे हल्दी। हल्दी का एग्जाम्पल तो हर किसी ने देखा होगा। कभी सफेद शर्ट पर सब्जी गिरी है? हाँ, बहुत बार। और जैसे ही उस पे साबुन रगड़ो, वो दाग लाल या भूरा हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि साबुन एक क्षारक है और हल्दी उस पर रिएक्ट करके रंग बदल लेती है। लेकिन इन सबसे अलग एक इंडिकेटर ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। स्रोत में जिक्र है गंधीय सूचक का, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ, मतलब हम सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक, प्याज, लौंग या वेनिला से। बिल्कुल, और इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप वेनिला को किसी एसिड में डालते हैं तो उसकी स्मेल आती रहती है, पर जैसे ही उसे क्षारक में डालेंगे उसकी खुशबू अचानक गायब हो जाती है। पर ऐसे कैसे? खुशबू हवा में गायब कैसे हो सकती है? ये सारा खेल मॉलिक्यूल्स के आकार का है। बेस क्या करता है, वो वेनिला के मॉलिक्यूल्स का शेप थोड़ा सा बदल देता है। अच्छा। हमारी नाक में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ताले की तरह हैं, जिसमें खास मॉलिक्यूल चाबी की तरह फिट होता है। जब बेस ने वेनिला के मॉलिक्यूल का शेप बदल दिया तो वो हमारी नाक के ताले में फिट ही नहीं हो पाता। अरे वाह! मतलब क्षारक ने वनीला को नष्ट नहीं किया, बस उसकी छाबी को टेढ़ा कर दिया। हाँ, और हमारा दिमाग उस खुशबू को रजिस्टर ही नहीं कर पाता। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। पर इंडिकेटर्स की एक लिमिट है ना। वो ये बता देते हैं कि चीज एसिड है या बेस, पर कितनी पावरफुल है ये नहीं बताते। सही कहा। उस पावर को नापने के लिए हमें स्टेप 3 के अगले हिस्से में जाना होगा, यानी pH स्केल। इसे 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। इसमें P का मतलब क्या होता है दरअसल? P आता है एक जर्मन वर्ड पोटेंस से, जिसका मतलब है शक्ति या पावर, और H तो हाइड्रोजन है ही, तो pH का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 0 से 14-14 तक का स्केल है। हाँ, जहां 7 यानी 7 पर सब न्यूट्रल रहता है। हाँ, प्योर पानी की तरह। 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो अल्कैलिनिटी यानी क्षारीयता। लेकिन स्रोत को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल टेप मेजर जैसा स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक है। एकदम सही पकड़ा।
लॉगरिथमिक का मतलब है कि हर एक कदम पिछले से 10 गुना बड़ा है। 10 गुना? हाँ, अगर किसी का pH 5 है और दूसरे का pH 6 है तो 5 वाला 6 वाले से 10 गुना ज्यादा एसिडिक है। मतलब pH 4 वाला 100 गुना हो गया? और pH 3 वाला सीधा 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। बाप रे! तब समझ आता है कि जीरो के पास वाले एसिड्स कितने विनाशकारी हो सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम इन एक्सट्रीम्स को आपस में भिड़ा दें तो क्या होगा? मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का टकराव। हाँ, जो हमारी चर्चा का स्टेप 4 है, लवण या सॉल्ट्स। जब ये दोनों टकराते हैं तो स्रोत इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये दरअसल एक बहुत ही वायलेंट लेकिन अल्टीमेट शांति वाली प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और बनाते हैं लवण और जल। मैं इसको ऐसे इमेजिन कर रहा था कि दो बहुत ही उग्र योद्धा हैं, H+ और OH-, जो पूरी ताकत से मैदान जंग में दौड़ रहे हैं। लेकिन टकराने पर एक दूसरे को मारने के बजाय वो हथियार छोड़कर गले मिल जाते हैं और पाली बन जाते हैं। और जो बाकी के बचे हुए आयंस थे वो आपस में मिलकर लवण बन जाते हैं। ये एनालॉजी बहुत एक्यूरेट है। जैसे लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलते हैं तो पानी बन जाता है और बचता है सोडियम और क्लोरीन, जो मिलकर NaCl बनाते हैं। वही ऑर्डिनरी नमक जो हम खाने में डालते हैं। दो खतरनाक केमिकल मिलकर हमारा खाना स्वादिष्ट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन हर बार नमक पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता। अच्छा, मतलब अगर दोनों योद्धा बराबर ताकत के ना हो तो? एग्जैक्ट पॉइंट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस वीक तो जो लवण बनेगा वो थोड़ा एसिडिक होगा, उसे अम्लीय लवण कहेंगे। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग था तो भास्मिक या क्षारीय लवण बनेगा। समझ गया। और इस नमक या लवण का साम्राज्य तो पूरी दुनिया में फैला है। एक फैक्ट पढ़कर मैं हैरान रह गया स्रोतों में। कौन सा फैक्ट? कि समुद्र के पानी में जितने भी ठोस पदार्थ या सॉलिड्स घुले हुए हैं उनका 75% 75% सिर्फ यही सोडियम क्लोराइड होता है। और इसके अलावा भी लवण हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, जैसे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ये भी एक लवण है जो पानी की कठोरता दूर करता है। और पोटेशियम नाइट्रेट, उसका जिक्र तो स्रोत में बारूद यानी गन पाउडर बनाने के लिए किया गया है। हाँ, आतिशबाजी में भी यूज होता है। फिर कॉपर सल्फेट है जिसे नीला थोथा कहते हैं, पानी की टंकियों में फंगस मारने के काम आता है। और फिटकरी कैसे भूल सकते हैं, पोटाश एलम चोट लगने पर खून रोकने के लिए हर घर में यूज होती है। तो अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, H+ के गुस्से से लेकर OH- की शांति तक, ये पूरा सिस्टम कितने परफेक्टली बैलेंस्ड है। बिल्कुल, हमारे पचन से लेकर समुंदरों की स्थिरता तक सब इस एसिड बेस बैलेंस पर टिका है। ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब की बात नहीं है, ये नेचर का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सही कहा।